चलो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये लाइन एज इट इज अपने मॉड्यूल में से ली है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बेसिकली हमको ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। क्या बोलना चाहता है ये स्टेटमेंट? मियर साइलेंस मतलब अगर आप साइलेंट हो, अगर आप चुप हो किसी भी बात को लेकर, तो अगर आपके चुप रहने के कारण सामने वाले को कुछ नुकसान हो गया, सामने वाले को कोई लॉस हो गया, कोई डैमेज हो गया, जिसमें आप सिर्फ चुप रहे थे, आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई वर्ड्स नहीं बोले, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई वर्ड्स नहीं बोले, पर फिर भी सामने वाले को लॉस या फिर डैमेज हो गया, तो क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा लिखा है कि सिर्फ साइलेंस रहने के कारण अगर सामने वाले को कोई फ्रॉड या कोई लॉस या फिर कोई डैमेज हुआ है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सेक्शन नंबर 17 कोट करेंगे, जिसमें बेसिकली मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड वाली बात कही है। तो बेसिकली उसमें ऐसा अपने को बताना है कि इट इज अ रूल ऑफ लॉ that mere silence does not amount to fraud. A contracting party is not duty bound, to disclose the whole truth to the other party or to give him the whole information in his possession affecting the subject matter of the contract. मतलब कि कोई भी पार्टी की कोई ड्यूटी नहीं होती है कि वो हर चीज बताए, वर्बली बोल के बताए। अगर वो साइलेंस भी रहेगी तो भी चलेगा, वो चुप भी रहेगा तो भी चलेगा, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि उसने फ्रॉड किया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्या 5 मार्क्स के लिए सिर्फ सेक्शन नंबर 17 और ये एक दो लाइन लिख के आ जाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो कभी कभी हमको क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से समझना होता है कि यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम सेक्शन 17 तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में अपन उसके एक्सेप्शंस भी बता देंगे ताकि आंसर की लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाए। देखो बच्चा, मैंने आपको बताया है कि 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको आपका हाफ पेज जितना भरना चाहिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एक फुल पेज जितना भरना चाहिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एक पूरा पेज भरना चाहिए और दूसरे का लगभग 20% जितना अपने को भरना चाहिए। 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 पेज पूरे भर देने चाहिए। लास्ट का ये थोड़ा सा बाकी रहेगा तो चलेगा, पर इस हिसाब से आपको आपके आंसर की लेंथ मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि आंसर की लेंथ से भी एग्जामिनर को काफ़ी साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने ठीक से आंसर लिखा है कि नहीं लिखा। नाउ कंसिडरिंग दैट दिस क्वेश्चन हैज कैरीज 5 मार्क्स, सो वी विल आल्सो मेंशन द एक्सेप्शंस, जिसमें क्योंकि 5 मार्क्स है तो अपन 2 एक्सेप्शन बता देंगे तो भी चलेगा। बहुत सारे एक्सेप्शंस है, जिसमें पहला एक्सेप्शन, सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। ड्यूटी ऑफ द पर्सन ऑफ द स्पीक मतलब कि सपोज करो कि आप किसी रिलेशन वाले पर्सन के साथ में वर्क कर रहे हो। जैसे कि सपोज करो राम की बेटी थी सीता, राम की बेटी थी सीता। सीता अगर राम की दुकान पे आती है और कोई प्रोडक्ट परचेज करती है, सपोज करो कोई वॉशिंग मशीन परचेज करती है, ठीक है। अब क्योंकि राम इज द डैड एंड सीता इज द डॉटर, तो ये वॉशिंग मशीन अगर डैमेज होगी तो भी सीता को ये बात नहीं पता चलेगी, क्योंकि सीता का एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है, सीता का एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है उसके डैड पर कि मेरे पापा है तो मेरे साथ चीटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राम की ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको बताए कि इस वॉशिंग मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो उसको, राम को, जो मान लो कि वॉशिंग मशीन एकदम फुल्ली डैमेज है, फुल्ली डैमेज है तो बताना पड़ेगा। पर वॉशिंग मशीन में अगर सपोज करो कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी कोई फैसिलिटी है, सपोज करो ये 10,000 रुपीज़ की वॉशिंग मशीन है और एक 12,000 रुपीज़ की वॉशिंग मशीन है, वो आपको 12,000 रुपीज़ की वॉशिंग मशीन बेच रहा है जिसमें 3 फैसिलिटीज़ है, और ये 10,000 रुपीज़ की फैसिलिटीज़ में 5 फैसिलिटीज़ है। ये 10,000 रुपीज़ की वॉशिंग मशीन में 5 फैसिलिटीज़ है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान 10,000 रुपीज़ वाली वॉशिंग मशीन खरीदेगा। तो क्या राम अगर कोई 12,000 रुपए वाली वॉशिंग मशीन खरीद रहा है तो उसको सामने से चल के ये बताएगा? क्या राम की ये ड्यूटी है कि वो सामने से चल के बताए कि देखो ये 10,000 वाली वॉशिंग मशीन लो, इसके अंदर तो फैसिलिटी ज्यादा है? नहीं, ऐसी कोई उसकी ड्यूटी
नहीं है। पर अगर वो कोई रिलेशन वाले पर्सन के साथ है, जैसे कि डॉटर के साथ है, तो डॉटर क्या, तो यहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है, तो वहां पर राम की ड्यूटी बन जाती है कि उसको बताना पड़ेगा। वहां पर अगर राम साइलेंट रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली एक्सेप्शंस हो गए। नॉर्मली क्या बोलता है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड है। अगर आप चुप रह रहे हो, आप साइलेंट रह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। पर उसके एक्सेप्शंस में लिखा है कि अगर पर्सन की ड्यूटी थी कि उसको बोलना चाहिए था, तो उस सिचुएशन में उसको बोलना ही पड़ेगा। अगर वो उस समय चुप रहेगा तो वो फ्रॉड माना जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जैसे कि सपोज करो ए और बी, ए ने बी को एक हॉर्स बेचा और बी ने ये बोला कि देखो अगर तुमने कुछ नहीं बोला, अगर तुम साइलेंट रहे तो मैं ये मानूंगा कि ये जो हॉर्स है ये गुड हॉर्स है, ये हेल्दी हॉर्स है। ठीक है, ऐसा बी ने कहा। तो इसका मतलब यहां पर अगर ए चुप रहता है तो उस चुप का मतलब यह है कि हॉर्स हेल्दी है। समझे? तो यहां पर साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यहाँ पे साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। बी ने जो कंडीशन लगाई है कि भाई तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मानूंगा कि हॉर्स हेल्दी है, गुड है, साउंड है। साउंड मतलब पागल नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन लगा दी है बी ने कि अगर ए कुछ नहीं बोलेगा तो ऐसा माना जाएगा कि हॉर्स अच्छा है, हेल्दी है। तो उस सिचुएशन में साइलेंस विल बी इक्वल टू स्पीच। अगर वो हॉर्स अनहेल्दी निकला तो ये माना जाएगा कि ए ने फ्रॉड किया है। ए ये नहीं बोल सकता कि सेक्शन 17 में तो लिखा है ना कि चुप रहने का मतलब फ्रॉड नहीं है, मैं तो चुप रहा था। नहीं नहीं, पर बी ने आपको साफ साफ बोला था कि चुप रहने का मतलब ही ये होगा कि ए हॉर्स इज हेल्दी, तो साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो ये दो सिचुएशन को आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, जो आपको जस्टिफाई करने के लिए हेल्प करेगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन को। इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है वो भी व्हाट्सएप पे मैंने डाला है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा।